डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी कहानी एवं उपन्यास के द्वितीय खंड हिंदी कहानियाँ की 5वीं इकाई सिक्का बदल गया लेकर आए हैं। सिक्का बदल गया हिंदी की अमर कथाकारा कृष्णा सोबती जी की कहानी है। भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण दौर रहा है भारतीय स्वतंत्रता का, और स्वतंत्रता के बाद विभाजन की त्रासदी पर लिखे हुए साहित्य का। किसी भी भारतीय भाषा के साहित्य में इन दो घटनाओं माने पूरी आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद विभाजन की त्रासदी, इस साहित्य विपुल साहित्य मिलेगा। हिंदी में भी विभाजन की त्रासदी पर लिखा हुआ साहित्य बहुत ज़्यादा है। उनमें से कुछ सचमुच मानवीय धरातल पर, मानवीय संवेदना के धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण कहानी ये कृष्णा सोबती जी की सिक्का बदल गया है। कृष्णा सोबती जी का लेखन हमेशा बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़ा हुआ रहा है। वो सीधे अपने अनुभवों को अपनी लेखनी में उतारती हैं। उनके कहानियाँ, उपन्यास सभी जैसे लगता है उनके निजी अनुभवों की उपज हैं। वो निश्चित रूप से एक महिला होने के नाते उनके साहित्य का जो केंद्र है वो महिला होती है। यद्यपि हम ये नहीं कह सकते कोई वो नारीवादी उपन्यासकार हैं, स्त्री विमर्श के उपन्यासकार हैं। सीधे रूप से हम ऐसा उन पर लेबल नहीं लगा सकते हैं, उनको रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा समझती हूँ कि उनकी जो कहानियाँ हैं वो केवल नारी के लिए या विशेष रूप से नारी के लिए नहीं, वो मानव मात्र के संवेदना को लेकर के उन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। और एक महिला होने के नाते, उस दृष्टि से देख पाने के नाते उनमें महिला की दृष्टि, नारी की दृष्टि, एक स्त्री की दृष्टि अधिक उभर करके सामने आई है। हमारे सामने जो कहानी प्रस्तुत है सिक्का बदल गया, वो भी उस विभाजन के समय में एक महिला के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी है। उसी की दृष्टि से उस पूरी घटना को इस कहानी में देखा गया है। वही प्रमुख पात्र है शाहनी। शाहनी यानी शाह की पत्नी। स्त्री अपने आप में एक कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व हमारे भारतीय परंपरा, भारतीय समाज में एक तरह से माना जाता है कि स्त्री का विवाह होता है और विवाह के बाद वो पूरी तरह से पति से जुड़ जाती है, अपने ससुराल से जुड़ जाती है और उसका अस्तित्व अपने ससुराल के अस्तित्व में, अपने पति के अस्तित्व में एक तरह से विलीन हो जाता है। शाहनी ये नाम ही बताता है कि इसमें उसका अपना कोई नाम नहीं दिया गया है, शाहनी ही कहा गया है। और शाहनी इसलिए क्योंकि वो शाह की पत्नी थी, उस गांव के सबसे बड़े व्यापारी, सबसे समृद्ध व्यापारी की वह पत्नी थी, और इसलिए गांव भर उसे शाहनी कहा के नाम से बुलाता था, शाहनी कहकर बुलाता था। तो वो जिसने कि अपना सर्वस्व उस एक गांव में, उस घर में व्यतीत कर दिया, अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन उसको दे दिया, और वहाँ से उसको उखड़ जाना पड़ रहा है इस विभाजन के कारण। और वो सब लोग जो उसके बेहद करीब रहे थे, उसके पति इस कहानी में पति नहीं है, बेटा भी नहीं है, दोनों की मृत्यु हो चुकी है। कहानी का जो पूरा समय काल है वो
शाहनी के अकेलेपन का ही काल है। उसके वो अतीत को याद करती है, तो वो याद करती है किस प्रकार वह दुल्हन बन करके आई थी और कैसा शानदार तरीके से शाहजी उसको रखते थे, उसके सुख सुविधा का भी सामान जुटाते थे, और कैसे वो गांव भर से जुड़ गई थी और गांव भर उसका परिवार हो गया था। ये सारी बातें वो याद करती है। लेकिन वो जो समय, जो विभाजन का समय था, उस माने अगस्त 47 की बात होगी। वो जो थोड़ा वो ये 2 दिन की कहानी है बस, या 2 दिन भी क्या कहा जाए, एक सुबह से एक शाम की कहानी है। कहानी शुरू होती है उस समय, वो सुबह के समय वह नहाने के लिए जैसे रोज़ जाती थी नदी पर, वैसे वो गई है नहाने, और ख़त्म होती है कहानी तो वो रात में भारत पहुंच करके और कैंप में लेटी है, और वहाँ वो कहानी समाप्त होती है। तो एक तरह से पूरे केवल एक दिन की ये कहानी है, और वो उस एक दिन में ही शाहनी के संपूर्ण जीवन का जो घटना चक्र है, संपूर्ण जीवन का जो उसका जीवन रहा है जिस प्रकार का, वो इस कहानी में बड़ी बखूबी प्रतिबिंबित हो जाता है, लेखिका करती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा जोर लेखिका देना चाहती हैं वो मानवीय संबंधों पर, उनके परिस्थितिवश उनमें जो बदलाव आ जाता है उस पर जोर दिया है, और फिर परिस्थितियों और माहौल के दबाव में आकर के जो व्यक्ति है वो सचमुच अपने हृदय के विरुद्ध कितना कुछ कर जाता है, या कहाँ पर वो परिस्थितियों को अलग रख करके अपने हृदय के कहे अनुसार कर जाता है। ये इसको बेहद मार्मिक और संवेदनशील स्तर पर लेखिका ने इस कहानी में प्रस्तुत किया है। शाहनी के जैसा बताया मैंने कि उसकी पति और बेटे दोनों की मृत्यु हो चुकी है, और वो अकेले है। काफ़ी बड़ी हवेली है उसकी, लेकिन आज से पहले, मैंने इस घटना के इस दिन से पहले कुछ उसको कभी एहसास नहीं हुआ कि वो इतनी अकेली है। क्यों? क्योंकि पूरा गांव उसके साथ था, और उसके घर में ही उसका पाला हुआ लड़का शेरा रहता था। शेरा मुसलमान है, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। कहानी में स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके माँ पिता भी शाहजी के यहाँ काम करते थे, और शेरा की माँ की मृत्यु के बाद शाहनी ने ही उसको अपने बेटे की तरह से पाला था। यद्यपि वो सेवक का काम करता रहा होगा, घर के सारे कामकाज करता रहा होगा, लेकिन जब खिलाने पिलाने की बारी आती है या उसका ध्यान रखने की बारी आती है, तो उसमें शाहनी कहीं कोई कोताही नहीं करती है, और बिल्कुल लाड़ प्यार और अच्छे ढंग से उसको उसका पालन पोषण उसने किया है। ऐसा शेरा के यादों से भी और शाहनी की यादों से भी स्पष्ट होता है। वही शेरा जो है, अब जब समय बदल रहा है और ये होता है कि ये शाहनी का गांव जहाँ पर है वो हिस्सा पाकिस्तान में चल आ गया है। विभाजन के बाद वह हिस्सा पाकिस्तान का है, और शाहनी चूँकि हिंदू है इसलिए उसे भारत जाना होगा, और जो मुसलमान हैं वो अब जो है महत्वपूर्ण, ये यहाँ पर एक प्रवृत्ति की ओर, एक बात की ओर ध्यान देना चाहिए इस कहानी में कि और विभाजन से जुड़ी हुई तमाम जो कहानियाँ और उपन्यास आते हैं उनमें भी ये बात दिखाई पड़ती है कि पाकिस्तान में, मैंने आज के पाकिस्तान में, यानी विभाजन के बाद जो पाकिस्तान बना था भारत का हिस्सा, उन हिस्सों में जो आबादी थी, बहुसंख्यक आबादी थी, वो मुसलमानों की थी। लेकिन जो उच्च वर्ग कहा जा सकता है या धनाढ़ वर्ग जो था, व्यापारी वर्ग जो था, या माने उच्च
स्तरों पर काबिज जो वर्ग था वो हिंदुओं का अधिकतर था। तो ये एक चीज़ होती है कि सामान्य रूप में तो सब वस्तु स्थिति को स्वीकार करते हुए चलते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब कहीं भी थोड़ी भी परिस्थिति बदलती है और जो निम्न स्तर पर होता है, जो निचले स्तर पर होता है, या जो कम या गरीब तबके का होता है और उसको लगता है कि उसको मौका मिल सकता है आगे आने का, उसको मौका मिल सकता है उन लोगों पर काबिज होने का जो अब तक उस पर शासन करते आए हैं, तो वो मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। शेरा भी उसी प्रवृत्ति का शिकार है। अभी तक वो माँ की तरह मानता था, हर तरह से उसकी रक्षा करता था शाहनी की, और आज भी वो यद्यपि आरंभ में ही दिखाता है कि वो उसकी हत्या का षड्यंत्र कर चुका है और इरादा कर रहा है कि उसकी हत्या कर देगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब वो उसको बुलाती तो उसके मन में भय आता है और वो अपने इरादे पर उतना कायम नहीं रह पाता है। लेकिन फिर भी जो व्यक्ति, ये शेरा की यद्यपि उम्र स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो निश्चित रूप से कुछ 25 वर्ष का तो अवश्य ही रहा होगा। तो 25 वर्षों तक वो जिस महिला के साथ प्रेमपूर्ण संबंध में बंधा हुआ था, अपनी माँ की जगह जिसको उसने देखा था, माँ की ममता का एहसास जिस व्यक्ति से उसको मिला था, उसको वो सोच भी सकता है उसको उसकी हत्या करने का। यही विचार रोंगटे खड़े करने वाला है, यही मानवीय संवेदनाओं और मानवीय मूल्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि किस प्रकार राजनीतिक विद्वेष और विभाजन लोगों का निर्णय नहीं था, विभाजन राजनीतिक निर्णय था, और उसको एक तरह से उसको लादा गया लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर, और उसके कारण वो कैसे विचारों में परिवर्तन ला देता है लोगों के, और वो कितना गहरा और मानवीय संवेदनाओं की कैसी हत्या होती है इस तरह के निर्णयों के बीच, राजनीतिक विद्वेष और स्वार्थपरता के माहौल में किस प्रकार मानवीय मूल्यों का ह्रास होता है, ये इस छोटी सी कहानी में दिखाई पड़ता है। एक तरफ ये चीज़ भी दिखाई पड़ती है, दूसरी तरफ ये भी दिखाई पड़ती है जब ये हम देखते हैं कि शेरा लाख वो उसको लगता है कि अगर वो शाहनी की हत्या करेगा तो इस हवेली का वो मालिक बन सकता है, उस सारी धन संपत्ति का मालिक बन सकता है जो शाहनी के पास है। और फिर बाकी जो जैसे दूसरे लोगों का जिक्र आया है, थानेदार का जिक्र आया है, वो वैसे और लोगों के साथ बहुत क्रूर है और हिंदुओं को निकालता है क्योंकि उसको लगता है कि अब वो ही सबसे बड़ा है वहाँ पर और वो अपना हुक्म चला सकता है। सत्ता और ताकत ये मानवीय कमज़ोरियाँ होती हैं, और जब ये मिलने की आशा होती है तो वो किस प्रकार के गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है, ये भी इसमें दिखाई पड़ता है। और लेकिन तब भी शाहनी के मामले में उसको जब भी वो शाहनी को जब वो करता है तो उसका विनम्र व्यक्तित्व, उसका संपूर्ण उसका ओज शाहनी का इस प्रकार का है क्योंकि वो सबके लिए अच्छा सोचती है, सबके लिए सबकी सहायता करती है और सबको प्रेम पूर्वक रखती है। तो उसके साथ वो कड़ाई नहीं कर पाता है और वहाँ पर उसकी मानवीयता अधिक उभर करके आती है, उसके जो क्रूरता और उसकी स्वार्थपरता वहाँ पर दब जाती है अच्छाई के सामने। और वो तब भी
ये उतनी नहीं होती कि वो रोक ले और कहे कि नहीं मैं रक्षा करूँगा और आप यहीं पर रुकें, लेकिन वो जानता है कि ऐसा करके भी वो कह करके भी वो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि समय का दबाव इस प्रकार का है, पूरे माहौल, पूरे वही राजनीतिक इस प्रकार राजनीतिक षड्यंत्र इस प्रकार का है कि वो इससे उस धारा जो धारा चल रही है, जो बहाव है, उसके विरुद्ध वो नहीं तैर सकता, उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। तो बस वो इतना सलाह देता है कि शाहनी तुम जो भी ले जाना चाहो, रुपया पैसा सोना चांदी अपने साथ ले जाओ। लेकिन शाहनी का यहाँ दिखाया, उसको समझ में आता है कि ये कितनी नश्वर चीज़ें हैं। सोना चांदी ले करके वो क्या करेगी, क्या गारंटी है कि वो ये सब लाद करके ले जाए और कोई रास्ते में उसको लूट न ले और इसी के कारण उसको मार न दे। और वो क्या चीज़ क्या ले पाएगी, ज़मीन खेत कौन करेगा, वो स्वयं बूढ़ी हो चुकी है। जिन लोगों के साथ उसका ज़िंदगी भर का संबंध रहा है, जो उसके हर सुख दुख के साथी रहे हैं, जिनके सुख दुखों की वो साथी रही है, वो उसको रख नहीं पा रहे हैं। वो ही जो है उसको विदा करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन एक व्यक्ति भी ये नहीं कह रहा कि तुम रुको और तुम मेरे साथ रहो या मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो जो जिनके ज़िंदगी भर का साथ रहा, वो जब साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो अनजाने लोगों के बीच में जा कर के वो किस प्रकार क्या वो कर पाएगी। तो वो समझ जाती कि ये सब जो भौतिक चीज़ें हैं वो निस्सार हैं, और जब संबंध ही जो मानव से मानव का संबंध है वही सच्चा नहीं हो सकता, वही शाश्वत नहीं हो सकता, तो बाकी सारी चीज़ों का क्या महत्व है। और वो सब कुछ और वो कहती है कि वास्तविक धन तो है वो मेरे खेतों के मिट्टी में बिछा हुआ है, यानी ये सब, ये खेत, ये ज़मीन, ये जगह जहाँ पे वो मैं हूँ, जिन लोगों के साथ मैं हूँ, वही मेरा अस्तित्व है। और वो अस्तित्व जब आज छूट रहा है, जब छोड़ना पड़ रहा है, वो उन संबंधों का कोई अब अर्थ नहीं रह गया, आगे कभी उनके साथ मुलाकात होगी इसकी कोई आशा नहीं है। तो बाकी सारी नश्वर चीज़ें लेकर के क्या किया जा सकता है और किसके लिए किया जाए। तो वो सब छोड़ कर के एक तरह से खाली हाथ भारत जाने वाली ट्रक पे बैठ जाती है। और जब वो पहुंचती है भारत, तो यही सोचती है कि राज पलट गया और राज के साथ साथ सिक्का भी बदल गया। मतलब पूरा एक जो अब तक जो व्यवस्था थी, अब तक जो कुछ भी जाना समझा था, वो सारा ख़त्म हो गया। एक पूरा नए तरीके से नई ही शुरुआत करनी है, जिसमें अस्तित्व पुनः सृजित करना होगा। एक तरह से जो पुराना जो अस्तित्व था, जो शाहनी वो कहलाती थी, शाह की पत्नी होने के कारण, उस समृद्ध परिवार की पुत्रवधू होने के कारण, वो उसका कोई अर्थ अब यहाँ पर नहीं रह जाएगा और उसको फिर से सब कुछ नए सिरे से शुरू करना होगा। इस सोच के साथ वहीं पर कहानी को विराम देती हैं लेखिका। बस वो लेखिका का मुख्य उद्देश्य जो इसमें है, इसी संवेदना को अभिव्यक्त करना, किस प्रकार बिल्कुल सूक्ष्मतम स्तर पर कोई निर्णय, कोई राजनीतिक निर्णय या जो बड़े निर्णय किस तरह से प्रभाव डालते हैं, किस तरह से उनका लोगों पर असर होता है, उसको यहाँ पर लेखिका ने बहुत ही मार्मिक ढंग से, सूक्ष्म ढंग से और बहुत प्रभावी ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। पुनः हम जब कहानी के जो 6 तत्व हैं, कथावस्तु इसकी बहुत सशक्त है निश्चित रूप से, और एक नई शैली में इन्होंने एक तरह से कहानी कही है। बीच बहुत सारे इसमें अतीत
कि बीच बीच में बातें आती रहती है और अतीत और वर्तमान कई जगह काफ़ी घुला मिला सा लगता है। उसमें कई बार हमें 1 से 2 बार भी प्रसंग को पढ़ना पड़ता है समझने के लिए कि कहाँ अतीत ख़त्म हुआ और कहाँ वर्तमान शुरू हुआ। संवाद इसी कारण थोड़ा जो आपस में वो थोड़ा सा तारतम्यता में उनमें कहीं पर कमी भी इस कारण से लगती है कि कुछ बातें अतीत की चल रही होती हैं और फिर अचानक से वर्तमान की आती हैं। तो लेकिन निश्चित रूप से कहानी बहुत सशक्त है और जब हम पढ़ना शुरू करते हैं इस कहानी को तो ये कहानी पूरे अपने माहौल में, अपने गिरफ्त में ले लेती है और हम पूरे के पूरे शाहनी के साथ घूमने लग जाते हैं। शाहनी के साथ जो जहाँ वो जा रही है, जहाँ जैसा वो सोच रही है वैसे हम सोचते हैं। तो इसे कह सकते हैं कि इस कहानी की अभिव्यक्ति बहुत सशक्त है और कथा वस्तु बहुत ही प्रभावी है। फिर पात्र इसमें जो प्रमुख पात्र है वो शाहनी ही है और शाहनी का ही चरित्र इसमें स्पष्ट रूप से उभर कर के सामने आया है। उसकी ममतामयी मूर्ति, उसका विनम्र चरित्र और उसका कौशल्य, उसका कर्मठ व्यक्तित्व, ये सारा उसमें से दिखाई पड़ता है। और फिर उसका एक जब वो अंत में खाली हाथ बैठती है तो उसका एक तरह से कहें कि जो जिस निस्सारता का अनुभव वो करती है संसार के, उसमें हम कह सकते हैं कि उसका आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी, उसका दार्शनिक पक्ष भी सामने आता है हमारे। दूसरे पात्रों में शेरा की हम बात कर सकते हैं। तो शेरा का दिखाया कि वो ऐसे उसकी ममता को याद करता है शाहनी की और वहाँ पे एहसानों की बात करी है। यद्यपि ये किसी निरीह बालक की मदद करना ये आसान लादना उस पर नहीं होता है और शाहनी निश्चित रूप से कोई एहसान करने के लिए शेरा को नहीं पाल पोस रही थी या उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। वो तो सहज रूप से वो इतनी ममतामयी थी कि हर एक व्यक्ति के लिए उसकी ममता हो सकती थी और शेरा जो उसके पास में है, उसके घर में था, तो उस निश्चित रूप से उसके लिए सहज ममता थी उसकी, शाहनी की। लेकिन यहाँ पर शेरा जो है अपने परिस्थिति के कारण, अपने स्थिति के कारण वैसा समझता है कि ये एहसान है और उसको एहसान के बोझ के तले नहीं रहना है। तो शेरा का कुछ व्यक्तित्व इसमें दिखाई पड़ता है। दूसरे तमाम लोग आते जाते हैं। थानेदार का थोड़ा सा व्यक्तित्व दिखाया जहाँ पर उसकी एक तरफ वो बेहद कठोर होकर के लोगों को भगा रहा है और दूसरी तरफ शाहनी के सामने जाते ही वो कोमल हो जाता है और उसके तेज और उसके व्यक्तित्व के आगे वो उसकी क्रूरता सब समाप्त हो जाती है, वो दिखाई पड़ता है। संवाद इसमें बहुत नहीं है और जो भी हैं वो स्थिति को स्पष्ट करने के लिए और सटीक, छोटे हैं, सुंदर उपयोग किया है। ज़्यादा बातचीत का अवकाश नहीं है जिस तरह की कहानी ये है और लेखिका ने इससे मुक्त रखा है। आग्रह नहीं है उनका कि वो अधिक संवाद या कथनोपकथन करें। वो छोटे छोटे वाक्यों में ही वो स्थितियों को स्पष्ट कर देती हैं और कहानी को आगे बस बढ़ाने भर के लिए उनका उपयोग करती हैं। फिर भाषा शैली निश्चित रूप से इसकी सशक्त है। परिनिष्ठित हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग पंजाब की महक लाने के लिए, पंजाब का एक एहसास दिलाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग और कुछ वाक्य रचना उस प्रकार करी है कि ये बिल्कुल समझ में आए कि ये पंजाब की कहानी है।
उद्देश्य पहले ही अधिक विस्तार से स्पष्ट कर दिया गया कि इसका उद्देश्य मानवीय संवेदनाओं का विश्लेषण करना है और बाहरी दबाव किस प्रकार उसमें परिवर्तन लाते हैं, किस प्रकार उसको प्रभावित करते हैं, ये इस छोटी सी कहानी में बहुत साफ तौर पर और बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। मेरे ख्याल में 6 तत्व कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद एवं कथनोपकथन, देश काल, हाँ देश काल भी आरंभ में बता दिया गया है। देश पंजाब है, पंजाब का एक गांव, और काल स्पष्ट है, अगस्त 1947 के आसपास, माने अगस्त सितंबर का यह समय रहा होगा, मुख्य रूप से अगस्त का। देश काल और वातावरण, और फिर भाषा और शैली और उद्देश्य, ये 6 तत्व, 6 के 6 तत्व इस कहानी में अगर हम देखें तो उपस्थित है अपने तरीके से। और जैसा कि मैंने पिछले पाठ में भी बताया था कि आधुनिक हिंदी कहानी इन 6 तत्वों को उद्देश्य के आधार पर नहीं सृजित होती, या कहानीकार इन 6 तत्वों को ध्यान में रख कर के कहानी की सर्जना नहीं करते, बल्कि उनका उद्देश्य एक संवेदना को अभिव्यक्त करना होता है। एक कुछ उसमें से अपने कथ्य में से कुछ ऐसी बात निकालनी होती है जिससे शाश्वत जीवन मूल्य और आधारभूत मानवीय संवेदनाएं अधिक स्पष्ट रूप से और अधिक प्रभावी रूप से सामने आ सके। तो इस तरह से ये कहानी अपने इस उद्देश्य में बेहद सफल है कि एक बड़ी घटना के सूक्ष्मता स्तर पर उसका क्या असर हो सकता है और क्या उसका मानवीय पक्ष होता है, क्या मानवीय संवेदनाओं पर उसका प्रभाव या दुष्प्रभाव होता है, ये सारा सभी कुछ इस कहानी में बहुत सुंदर ढंग से कृष्णा सोबती जी ने लाने का प्रयत्न लेकर आई हैं वो, और इसको ये कहानी एक बेहद सफल कहानी के रूप में हमेशा जानी जाएगी। आप इस कहानी को और अधिक जानने के लिए आप इस पर गूगल सर्च कर सकते हैं। कुछ आपको वेबसाइट मिलेगी जिसमें कि YouTube पर इसके विषय में बहुत कुछ दिया है। YouTube पर जाकर आप कृष्णा सोबती की डालिए सिक्का बदल गया, तो आपको कुछ वीडियोस, अच्छे वीडियो मिलेंगे, आप देख सकते हैं। इसके अलावा मधुरेश की पुस्तक है हिंदी कहानी का विकास, उसमें भी इस कहानी के विषय में आपको मिलेगा, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए यहाँ हम ये पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे फिर हम किसी और दूसरी कहानी के साथ मिलेंगे। नमस्कार। स्वाध्यायः